हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। क्या हाल चाल है भाई तुम्हारे? फटाफट से बताओ, देखिए कमेंट वमेंट करके क्या हाल चाल है तुम्हारे। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और सुनाइए, करें शुरुआत फिर अपन? हाँ जी, बताइए, शुरुआत करें। तो राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में अपन पढ़ रहे थे, और राजस्थान के लोक नृत्यों के अंदर बिल्कुल बिल्कुल गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, चलिए तो एक चीज़ बताइए आप लोग फटाफट से, पहले तो मेरे को कहाँ तक पढ़ लिया था भाई अपन ने? एक बार बता दो आप, है ना, कमेंट करके बताओ भाई, कहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट? हाँ जी, तुरंत बताइए अपन ने लास्ट कहाँ तक पढ़ा था, जिससे अपन आगे की बातें शुरू करते हैं भैया। बिल्कुल, राम 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 राम, गुड इवनिंग भाई सभी को। कमेंट करके बता दो रे एक बार, कहाँ तक लास्ट पढ़ लिया था अपन ने। हाँ जी, चलिए साहब कमेंट करके बताइए फटाफट से, कहाँ तक अपन ने लास्ट पढ़ा था। करें शुरुआत फिर अपन? हाँ जी, तो देखिएगा आप, राजस्थान के अंदर अपन बात कर रहे थे, जो अपना चैप्टर जो चल रहा था वो है आपके राजस्थान। और राजस्थान के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो है आपके लोक नृत्य के बारे में। और शायद लोक नृत्य के अंदर जो अपन बात कर रहे थे वो अपन पढ़ रहे थे व्यावसायिक नृत्य पढ़ रहे थे अपन। अरे कमेंट करके बताओ रे, लास्ट कहाँ तक पढ़ा था भाई, उसके आगे फिर मैं शुरू करूँ। फटाफट से कमेंट करके बता दो। हाँ जी, हाँ मन लागे थे, मान पढ़ाओ गुण जाओ। हाँ, कुण कियो भैया, कितान पढ़ाओ गुण जाओ। चलिए बवाई पढ़ा था लास्ट, है ना। तो मतलब अपन ने, और मैं अगर बात करता हूँ तो अपन ने एक तो कच्ची घोड़ी नृत्य पढ़ लिया था, कच्ची घोड़ी नृत्य के अलावा अपन ने बवाई नृत्य पर बात करी थी। आज अपन आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट अपने पास में पहली बात तो आप लोगों को पता ही है कि भाई लोक नृत्य में भी जो अपन कैटेगरी लेकर के चल रहे हैं वो है आपके व्यावसायिक नृत्य। लोक नृत्य के अंदर भी अपन जो कैटेगरी लेकर चल रहे हैं ना, वो कैटेगरी आपके आ जाएगी व्यावसायिक नृत्य, ठीक है ना। तो अब देखो, व्यावसायिक नृत्य में अपने पास में जो आता है वो कौन सा आएगा भैया? 13 ताली नृत्य। सभी का ध्यान इधर, 13 ताली नृत्य के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे भाई। सबसे पहली बात, ये 13 ताली नृत्य के बारे में क्या क्या विशेष बातें बनती हैं वो सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, कि अगर 13 ताली नृत्य पर कोई प्रश्न अपने से पूछ ले तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए भैया, ठीक है। तो देखो आप लोग, सबसे पहली बात, इसका नाम 13 ताली क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर आपके टोटल कितने भैया? 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। ये जो 13 ताली नृत्य है इसके अंदर टोटल क्या होता है आपके? तो टोटल आपके 13 मंजीरों का प्रयोग आपके इसके अंदर किया जाता है। पहली बात तो यही ध्यान रख लेना, ठीक है ना। 13 मंजीरों का प्रयोग इसके अंदर करते हैं, और ये जो 13 मंजीरें हैं ये आपके कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे? ये आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, है ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये सर आपके पास हमारे कमेंट लेट पहुंचते हैं, आप थोड़ा सा लेट पहुंचते होंगे भाई, ठीक है ना। तो 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, पहले तो आप ये ध्यान रखना। अब इन 13 को मैं क्या करूँगा, और 3 भागों में बांट दूंगा। 9 मंजीरें अलग कर लूँगा, 2 मंजीरें अलग कर लूँगा, और 2 मंजीरें अलग कर लूँगा भाई। ऐसे करके 9 2 2 3 भागों में बांट दो। अब ये जो 9 मंजीरें हैं ये तो आप क्या करना भैया, ये 9 मंजीरें तो आपके दाएं पैर पर बांधना। कौन से पैर पर बांध लेना? तो ये 9 तो आपके दाएं पैर पर बांध देंगे भैया। ये दो मंजीरें हैं ये आपके हाथों में रखने हैं, और ये हाथों में आपके कोहनी से ऊपर, हाथों में क्या करना भाई, ये हाथों में आपके कोहनी से ऊपर बांध लेने भाई। 9 तो आपके पैर पर बांध लेना, और 2 आपके यहाँ बांध लेना, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसके बाद में देखो, फिर बचे आपके 2। अब 2 बच गए तो 2 को क्या करना भैया, 2 को आप लोग फ्री स्टाइल रखना हाथों में। 2 आपके हाथों में रहने चाहिए बिल्कुल फ्री स्टाइल। ये भी अच्छे से ध्यान रखना आप लोग, कि दाएं पैर पर कोहनी से ऊपर और हाथों में ये अपने को इस तरह बांट लेना है भाई। अब इसके अंदर विशेषकर क्या बात आती है कि ये जो आपके नृत्य किया जाएगा, ये नृत्य आपके कौन करेगा? तो ये नृत्य आपके महिला प्रधान है भैया। कैसा हो जाएगा ये आपके? तो ये आपके महिला प्रधान नृत्य हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। ये आपके महिला प्रधान नृत्य है। और महिला भी आपके कौन सी जाति की? तो ये भी याद रखना कि जो आपके कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो आपके इस नृत्य को करेगी। और ये जो कामड़ जाति आप लोग देख रहे हो ना, ये आपके किसकी भक्त है भाई? तो हमारे एक लोक देवता जिनका नाम है रामदेव जी।
ठीक है ना। हमारे एक लोक देवता हैं जिनका नाम क्या है आपके, रामदेव जी। तो ये जो कामड़ जाति है ये आपके रामदेव जी की भक्त है भैया। तो रामदेव जी की भक्त कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है ना, जो लुगाइयाँ होती है ना, वो आपके इस नृत्य को करती है। बड़ी आसान सी बात। प्रश्न क्रमांक 1, नृत्य कौन सी जाति करती है? तो भैया कामड़ जाति करती है। किस लोक देवता के किया जाता है? तो ये रामदेव जी के किया जाता है। समझ में आ गई बात यहाँ पर? हाँ जी सर, प्लीज स्टार्ट ए क्लास फॉर हिस्ट्री ऑल्सो बाई विच एग्जाम, से पहले कोर्स हो जाए। अच्छा, इतनी तो इंग्लिश नहीं आती मेरे को दीदी, तुमने लिख दी। हाँ डोंट वरी, फिर भी मैं करवा दूंगा। ओके हाँ, महिला प्रधान नृत्य है। अब महिला प्रधान नृत्य है तो ये महिलाएं भी जो नृत्य करती है ना, ये महिलाएं भी आपके इस नृत्य को कैसे करेंगी भाई? ये बैठ करके करेंगी। ध्यान रखना, ये राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो आपके बैठकर किया जाता है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को कि ये राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो आपके कैसे किया जाता है भैया? जो आपके बैठकर किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखना कि राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है। समझ गए बात को? चलिए साहब, ये भी अपने क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो 13 मंजीरें काम में लिया आपने, साथ में आपको 13 मंजीरों के साथ में प्लस और क्या किया जाएगा? प्लस आपके मुंह में क्या रखी जाती है भैया? तलवार रखते हैं भाई। नृत्य करने वाले जो होते हैं ना, वो नृत्य करने वाले मुंह में क्या रखते हैं भाई? तलवार रखते हैं। और ये जो मुंह में तलवार रखी जाती है, ये अपने एक माता है जिनका नाम है हिंगलाज माता। तो ये आपकी हिंगलाज माता का प्रतीक है। किसका प्रतीक हो जाएगा भैया? तो ये आपकी हिंगलाज माता का प्रतीक हो जाएगा। और बोलो साहब, ठीक है ना। ये तो इसकी फॉर्मेशन है, ये तो इसकी फॉर्मेशन है, ध्यान रखना आप लोग। समझ में आ गई बात यहाँ पर? चलिए साहब, तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना आप लोग कि इसके अंदर आपके 13 मंजीरों का प्रयोग होता है। यही बात समझ में कि मतलब कि आपके इसमें और इसमें 9 मंजीरा तो आपके क्या करेंगे? दाएं पैर पर बांधेंगे। जैसे देखो, अगर आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना इधर आप लोग। हाँ जी, चलिए साहब एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। चलिए, तो एक चीज़ देखना आप लोग यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ कि भैया जो 13 ताली नृत्य है ना, इसके अंदर कैसे सीन बनता है। 13 ताली नृत्य, तो ये जो 13 ताली नृत्य है ना, ये आपके किस तरह होता है? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जैसे आप लोग महिलाएं जो हैं, इन महिलाओं की स्थिति अगर अपन देखते हैं तो देखो आप लोग, ये देखिए आप लोग, ये जो महिला है, ये इसने क्या कर रखा है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 नवा बांध रही होगी रे, बांधी तो रही है, अभी चल रहा है प्रोसेस। तो ये जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये आपके एक तरीके से क्या हो जाएगा भैया? ये आपके 13 ताली डांस के अंदर आता है। समझ गए आप मेरी बात यहाँ पर? तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा देख लेना भैया ना। तो ये मंजीरे बांधने का काम चल रहा है, तो ये 13 ताली डांस के अंतर ही आपके आता है। समझ गए होंगे आप ये वाली बात? तो ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? और जैसे आप देखते हैं कि भाई मुंह में तलवार रखने का जो काम है, ये जैसे मैंने आपको बताया, ये आपके हिंगलाज माता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप लोग। तो ये जो आपके मुंह में तलवार दबा रखी है, ये आपके किसका प्रतीक है? ये आपके हिंगलाज माता का प्रतीक है। ये आप लोग याद रखना, ठीक है ना। चलिए, तो कोई दिक्कत इसके अंदर? फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस 13 ताली नृत्य का अगला प्रश्न जो बनता है वो ये बनता है कि 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थल, आपको ये बताना है कि ये नृत्य निकला कहाँ से। तो भाई साहब, इसका उद्गम स्थल जो है ना, वो आपके आ जाएगा पादरला गांव पाली। क्या आ जाएगा भाई आपके? तो उद्गम स्थल जो है वो आपके आएगा पादरला गांव, और ये पादरला गांव पड़ता है आपके पाली के अंदर पड़ता है। ठीक है ना, पादरला गांव पाली। ठीक है ना। फिर देखो आप लोग इसके अंदर, हाँ जी, अब देखो ये पादरला गांव पाली हो जाएगा आपके। ठीक है, और फिर अपन बात करते हैं कि इसका मुख्य क्षेत्र कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पर ये किया जाएगा। तो उद्गम स्थल तो आपने देख लिया, अब इसके प्रमुख क्षेत्र पर भी आ जाओ भैया। ठीक है ना। तो देखो आप लोग, अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि पाली से निकला है तो भैया पाली तो करेंगे ही करेंगे, भैया पाली में तो करना ही करना है। फिर इसके अलावा आपके फिर क्या आ जाएगा भाई? रामदेव जी बोल रहे हैं ना, तो रामदेव जी का प्रमुख मंदिर रामदेवरा, तो रामदेवरा रुणीचा जैसलमेर, तो यहाँ पर जैसलमेर भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जोधपुर नागौर ये लिखने की बजाय काम कर देना रे, सीधे मारवाड़ लिख देना, काम खत्म। ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। हाँ हाँ, बांध रही है, किसी ने बांधने से पहले ही फोटो ले ली, बिल्कुल साहब।
ठीक है, तो ये याद रखना। फिर इसके अंदर एक बात अपने को क्या याद रखनी है कि ये जो नृत्य किया जाता है, इस नृत्य के अंदर प्रमुख कलाकार, जो इस नृत्य को करने वाले प्रमुख कलाकार हैं, उनमें आप किस किस का नाम देना चाहेंगे। ठीक है, तो एक तो आपके नाम आ जाएगा भैया मांगी बाई। ये मांगी बाई वो नहीं है जो मैंने आपको लोक गीतों में पढ़ाई थी, ये मांगी बाई अलग है भाई। ये वाली जो मांगी बाई है ये आपके अलग है, और ये मांगी बाई आपके है पाली की। तो पाली की जो मांगी बाई है ना, वो इस नृत्य के अंदर कलाकार है। एक तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। दूसरे नंबर पर और भी याद रखना चाहो ना, हालांकि जरूरत नहीं है, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरे ना, तो नारायणी देवी और मोहिनी देवी का भी नाम याद रखना। एक तो नारायणी देवी और एक आपके किसका नाम याद रखना, मोहिनी देवी। और फिर भी मन नहीं भरे तो एक नाम लिख लो मेरी तरफ से, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, लक्ष्मण दास कामड़। बोले सर आप तो कह रहे थे पुरुष करते ही नहीं है। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये मूलतः महिला प्रधान नृत्य है। ऐसे तो घूमर और पुरुष नहीं करते, फिर भी अपने शादी ब्याह के अंदर पुरुष ले वो चुन्नी डाल के रहा और वो यूँ घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, तो वो तो करते ही है ना ऐसे तो। लेकिन मुख्यतः किसका है, तो मुख्यतः तो आपके महिला प्रधान ही माना जाएगा। हाँ जी, फिर इसके बाद में अगला प्रश्न क्या आता है, हमें तो ये बताओ कि जब ये नृत्य किया जाता है तो इस नृत्य के अंदर प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा बजता है। तो ये, अरे एक तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है भैया, साफ नजर आ रहा है मुझे, मंजीरा बजेगा, मंजीरा मंजीरा बजेगा भी और बंधेगा भी, ध्यान रखना। और ये जो मंजीरा ये कैसा वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है। बताया था आपको धातु का बना है, आपस में टकराने पर बजेगा। तो जब धातु का बना और आपस में टकराने पर बजे तो वाद्य यंत्र घन हो जाता है। और इसके अलावा अगर आप लिखना चाहो तो एक वाद्य यंत्र आपके चौतारा, चौतारा को बोलते हैं अपन तंदूरा, चौतारा को ही क्या बोलेंगे, तंदूरा। इसी को अपन बोलेंगे तानपुरा। क्या बोलेंगे भाई साहब, तानपुरा। और ये तारों से बजता है तो इसलिए नाम क्या लिख दो, तत्वाद्य यंत्र। तुरंत याद करना इसके अंदर, ठीक है ना। ये वो मांगी बाई नहीं है भैया, वो केसरिया बालम वाली मांगी बाई नहीं है, ये आपके पाली की मांगी बाई है जो इस नृत्य को करती है। ठीक है, तो देखो आप लोग तुरंत याद करो फटाफट से। कितने मंजीरे काम में लोगे भैया, 13 मंजीरे काम में लोगे। 9 तो दाएं पैर पर बांध देना, 2 कोनी के ऊपर बांधना और 2 मंजीरे आपके हाथों में रखना। कौन सी जाति करेगी भैया, कामड़ जाति करेगी, ध्यान रखना। किस लोक देवता के, रामदेव जी के। कामड़ जाति में भी कौन, महिलाएं। एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है। निकला कहाँ से, पादरला गांव पाली से निकला है। प्रमुख नृत्यांगना कौन है, मांगी बाई सबसे फेमस डांसर है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या बजेगा, मंजीरा और चौतारा। 4 तार वाला है तो तत्वाद्य यंत्र हो जाएगा, मंजीरा और चौतारा बजाएंगे भाई साहब हम तो। समझ में आ गई होगी बात आप लोगों के, ठीक है ना। तो ये अपने जो नृत्य होता है ना, ये आपके कौन सा नृत्य हो जाता है, ये 13 ताली है जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह ये प्रस्तुत होता है, ये देख सकते हैं आप। वो इस तरह घुमा घुमा के पैर पर मंजीरे मारने होते हैं जैसा ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये देखो। ये मंजीरे इस तरह मारने होते हैं, ठीक है। चलिए साहब, ये आपके 13 ताली नृत्य चलता है जो पूरा ही आपके बैठकर ही होता है, ये ध्यान रख लेना। और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, ये बैठकर ही किया जाएगा। चलिए साहब, तो एक बार आप फटाफट से क्लियर कर लो, मैं चाय वाय पी लेता हूँ थोड़ी सी, है ना। फटाफट से क्लियर कर लो भैया आप लोग। हाँ जी, कोई दिक्कत इसके अंदर। चलिए साहब, हाँ जी, मांगी बाई उदयपुर और लोक नृत्य वाली मांगी बाई पाली। हालांकि देखो ये मांगी बाई विवाह होकर के पाली गई थी, ये और मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मांगी बाई है ना, ये विवाह होकर के पाली गई थी। बाकी अगर इनके जन्म के बारे में बात करते हो ना, तो जन्म इनका हुआ था कौन से गांव के अंदर, बानिया गांव। बानिया
चित्तौड़गढ़। तो ये ध्यान रखना, जन्म तो इनका चित्तौड़गढ़ में हुआ था, लेकिन ये आपके और जन्म तो इनका चित्तौड़गढ़ में हुआ था, ठीक है ना, लेकिन हाँ जी सराज कैसे, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो जन्म इनका बानिया चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ था भाई, फटाफट से क्लियर कर लीजिए आप लोग। हाँ बनिया बानिया वो एक ही रे बात। चलिए एक चीज़ लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक्स्ट्रा बता के चलूँगा, और वो एक चीज़ क्या निकल करके आती है वो भी आप लोग ध्यान से सुन लेना भैया, ठीक है ना, गलती नहीं करनी है इसके अंदर अपने को। अब वो एक चीज़ समझो आप लोग जो मेरे को आपको बतानी है, ठीक है, ध्यान से सुनना एक एक चीज़ को आप लोग। 1954 के अंदर देखो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर 13 ताली की बताना चाह रहा हूँ कि 1954 के अंदर और आपके एक सम्मेलन हुआ था जिसको अपन कहते हैं गाड़िया लोहार सम्मेलन, ठीक है ना, एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम क्या है आपके गाड़िया लोहार सम्मेलन। और ये जो आपके गाड़िया लोहार सम्मेलन है ना, ये आपके आयोजित हुआ था कहाँ पर, तो ये आपके आयोजित हुआ था उदयपुर में। कहाँ आयोजित हुआ था भैया, तो ये आपके उदयपुर में आयोजित हुआ था। कुछ किताबें इसमें चित्तौड़गढ़ बताती है भैया, ठीक है ना, कुछ किताबें इसके अंदर चित्तौड़गढ़ बताती है। बोले सर हम क्या करें, ठीक है ना, कभी भी ऐसा पूछेगा ही नहीं पहली बात तो, फिर भी मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ कि भैया 1954 में गाड़िया लोहार सम्मेलन हुआ था, और उस गाड़िया लोहार सम्मेलन के अंदर और आपके जो अध्यक्ष थे ना वो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थे भैया, तो ये जो जवाहरलाल नेहरू हैं ये इस सम्मेलन के अंदर आपके क्या थे भाई, तो इस सम्मेलन में ये आपके अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। और इसी सम्मेलन के अंदर जो मांगी बाई हैं, इन मांगी बाई ने क्या किया आपके इस सम्मेलन में, मांगी बाई ने और आपके 13 ताली नृत्य किया था। मतलब आप सोच सकते हैं ये कितनी पुरानी नृत्यांगना है। तो मांगी बाई ने 13 ताली नृत्य किया, ये जरूर याद रखना। आई बात समझ में, मांगी बाई ने कौन सा नृत्य किया था भैया, 13 ताली नृत्य किया था, ये अच्छे से याद रख लेना। इसीलिए इनको 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। समझ गए बात को, ठीक है ना। मांगी बाई के बारे में ये बता देता हूं मैं आपको कि ये जो मांगी बाई है इनको 1990 के अंदर कौन सा पुरस्कार मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। ये मेरी तरफ से 13 ताली नृत्य की सारी बात खत्म। एक जो एक्स्ट्रा बात बताती थी ना वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी भाई। बोलो अब कोई दिक्कत है क्या आपको, फटाफट से बताइए। अब कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं भाई फटाफट से, तुरंत आगे बढ़ जाऊं क्या भाई, फटाफट बताओ कोई दिक्कत हो तो। हाँ जी चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद में अपन। जका लुहार गाड़ी राखे बे गाड़िया लुहार हुए के, हाँ बेई। चलिए तो देखो आप लोग यहाँ पर, अब इसके बाद में अगला जो अपने पास आता है वो है आपके कठपुतली नृत्य। भाई बात को ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को, बात स्लिप नहीं होनी चाहिए, टाइम भले ही लग जाए थोड़ा सा। कठपुतली नृत्य, अब इधर देखो आप लोग, कठपुतली नृत्य के बारे में अगर आप बात करते हैं ना तो नृत्य को लेकर तो केवल और केवल 2 प्रश्न बनते हैं और कोई प्रश्न नहीं बनेगा। नृत्य को लेकर केवल और केवल 2 प्रश्न बनेंगे। एक तो ये याद रखना कि जो कठपुतली नृत्य है वो आपके कौन करता है, एक तो ये आपके नट जाति, ठीक है ना, कौन सी जाति, नट जाति, और एक इसके अंदर जो वाद्यंत्र बजेगा ना वो वाद्यंत्र बजेगा आपके क्या, वो वाद्यंत्र बजता है आपके ढोलक। ढोलक वाद्यंत्र बजेगा जो कि कैसा है वाद्यंत्र है भैया, ढोलक अवनद्ध है, जानवर की खाल से बना हुआ है और ध्यान रखना चोट से बजता है, तो ये अवनद्ध वाद्यंत्र हो जाएगा आपके, ठीक है। तो भाई नृत्य को लेकर तो 2 ही प्रश्न है, लेकिन मेरे पास और प्रश्नों का पिटारा है, उसकी चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है ना। तो देखो आप लोग यहाँ पर क्या प्रश्न बन जाएगा, तो यहाँ पर आपके बनेगा कि कठपुतली को धागे एवं अंगुलियों के माध्यम से, जो कठपुतली होती है उसको क्या किया जाता है, धागे एवं अंगुलियों के माध्यम से नचाने वाला,
जो कठपुतली होती है उसको धागे एवं अंगुलियों के माध्यम से नचाने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं भैया? तो नचाने वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं आपके स्थापक। बोलो क्या बोलते हैं भैया? तो ये जरूर याद रखना, कठपुतली को धागे एवं अंगुलियों के माध्यम से नचाने वाला क्या कहलाएगा आपके? उसको स्थापक बोलते हैं। ठीक है, जो भी आपके व्यक्ति जो अंगुलियों से करता है ना वो पूरा, अभी जैसे मैं दिखा भी दूंगा आपको। और ऐसा करने वाला सबसे फेमस कौन था? मतलब कि आपसे क्या पूछ रहा है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि हमें तो ये बता दो कि कठपुतली का जादूगर कौन है? कठपुतली का जादूगर कौन है? तो अगर आपसे पूछे कि कठपुतली का जादूगर, तो आपका उत्तर क्या होगा? बोले साहब दादा पदम जी। जो कठपुतली का जादूगर है वो कौन हो जाएगा आपके? तो वो आपके दादा पदम जी हो जाएंगे, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना। फिर देखो आप इसके बाद में अगर अपने से पूछता है कि कठपुतली निर्माण कहाँ का फेमस है, ध्यान रखना, कठपुतली बनाना, अगर आपसे पूछे कठपुतली बनाना कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कठपुतली बनाना आपके प्रसिद्ध है उदयपुर। कोई उसमें चित्तौड़ वित्तौड़ कुछ नहीं देना है, कठपुतली निर्माण का कार्य आपके उदयपुर का प्रसिद्ध है, ये आप लोग ध्यान रखना भैया। ठीक है, एक तो ये वाली बात याद रख लेना। फिर इसके बाद में आपको और क्या याद रखना है कि ये जो कठपुतली बनाते हैं ना, इस कठपुतली को बनाते समय एक वृक्ष काम में लेते हैं भैया, एक वृक्ष की लकड़ी जिसको आप अल्डू या अरड़ू बोलते हो, जो भी आप अपने क्षेत्र में बोलते हो, तो ये ध्यान रखना इसमें अल्डू या अरड़ू वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग आपके किया जाता है। ये भी याद रखना कौन सी लकड़ी का प्रयोग करते हैं भैया? तो अल्डू या अरड़ू वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। कठपुतली को बोलते हैं अपन वैसे पपेट, पपेट डांस जिसको आप लोग बोलते हो ना, वो आपके कठपुतली के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये बनाने की बात हो गई। लेकिन हमें तो ये बताइए कि अगर हमसे कल को पूछ ले कि कठपुतली घर कहाँ पर है, पपेट हाउस, तो पपेट हाउस आपके जयगढ़ में जाओ आप, जयपुर के अंदर जो आपके दुर्ग है ना जयगढ़, वहाँ देखो आप लोग, जयगढ़ जयपुर में आपके पपेट हाउस बना हुआ है, ये भी याद रख लेना आप लोग। वहीं पर अगर अपने से पूछता है कि हमें तो ये बताओ कि कठपुतली संग्रहालय कहाँ पर है भैया, पपेट म्यूजियम, अब म्यूजियम के बारे में पूछ रहा है भैया, तो कठपुतली संग्रहालय पूछेगा तो फिर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये इसके लिए आपको जाना पड़ेगा बागोर हवेली। ध्यान रखना, बागोर हवेली, और बागोर हवेली भीलवाड़ा में मत कर देना भैया, बागोर हवेली उदयपुर में है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि बागोर का सामंत जब उदयपुर आता था ना, तो वो जहाँ रुकता था उसको बागोर हवेली बोलेंगे। सबकी हवेलियाँ थी, शापरा वालों की हवेली, बदनौर वालों की हवेली, बागोर वालों की हवेली, बिजोलिया वालों की हवेली, सबकी हवेलियाँ थी वहाँ पर। जैसे आज दिल्ली में अपने सांसद लोग नहीं हैं, उन सांसदों के सबके वहाँ पर क्या बने हुए हैं? क्वार्टर बने हुए हैं सबके। तो वैसे ही आजकल क्या है, वो उस समय पहले हवेलियाँ देते थे, आजकल क्वार्टर देते हैं भैया। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, कठपुतली संग्रहालय बागोर हवेली उदयपुर के अंदर स्थित है, ये भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। और हालांकि इसके साथ में मैं एक दो बातें और बताऊंगा, तो मैंने इसीलिए इसको इधर ले लिया, कठपुतली संग्रहालय बागोर हवेली उदयपुर, इसीलिए मैंने इसको इधर ले लिया। और मैंने लो साहब आप कहते हो तो इसका कलर भी चेंज कर दिया भैया। मैंने इधर क्यों लिया ये भी सुन लो आप लोग, क्योंकि ये जो आपके बागोर हवेली उदयपुर है ना, ये तो कठपुतली संग्रहालय है ही, लेकिन इसके अलावा आप ये भी तो ध्यान रखो कि अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, ठीक है ना, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी आपके कहाँ पर है, तो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी आपके बागोर हवेली उदयपुर के अंदर है। ये पहली बात लो पकड़ो भैया, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर हवेली उदयपुर के अंदर है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। और दूसरी बात ये कि अगर अपने से पूछे कि पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र वेस्टर्न कल्चर जोन, वेस्टर्न कल्चरल जोन, तो ये ध्यान रखना पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र भी कहाँ पर है भाई, तो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र भी बागोर हवेली उदयपुर में है। क्योंकि यहाँ अधिकतर विद्यार्थी गलत कर ही देते हैं, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र पश्चिम में होगा, और ऑप्शन में जोधपुर दिखते ही मजा आ गया। मजा क्यों आ गया? क्योंकि जोधपुर ऑप्शन में था, बाकी सब तो बोले। और फिर यूँ और कहते हैं पेपर बनाने वाला कितना पागल है, वह कोटा दिया था, उदयपुर दिया था, जोधपुर दिया था, जयपुर दिया था। अरे भाई पश्चिमी दे दिया था, हम वैसे ही बता देंगे जोधपुर उत्तर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र बल्कि आपके कहाँ पर है, वो आपके बागोर हवेली उदयपुर में है। ठीक है ना। और एक सबसे जरूरी बात वो भी सुन लो आप लोग, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इधर देखना भैया, MI का फोन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है वो भी सुनना आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कह रहा है भाई साहब कि आपके 1952 की बात है,
1952 के अंदर एक आदमी है जिसका नाम है देवीलाल सामर, ठीक है ना, देवीलाल सामर। और ये जो देवीलाल सामर है ना, इन देवीलाल सामर ने आपके उदयपुर में, बोलो कहाँ पर भैया, आपके उदयपुर में, और एक संस्थान खोली जिसका नाम है भारतीय लोक कला मंडल। जरूर याद रखना, संस्थान का नाम क्या हो जाएगा, भारतीय लोक कला मंडल, ठीक है ना, भारतीय लोक कला मंडल। अरे कई बार पेपर में आता है भैया, भारतीय लोक कला मंडल कई बार पेपर में आता है ये, कि भारतीय लोक कला मंडल पहली बात तो कहाँ पर है भैया, तो भारतीय लोक कला मंडल पहली बार तो उदयपुर के अंदर है। दूसरी बात, इसके संस्थापक कौन है भैया, तो संस्थापक देवीलाल सामर हैं। संस्थापक कौन है, देवीलाल सामर हैं, ये ध्यान रख लेना आप लोग। और स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी आपके 1952 के अंदर। तो ये MI में हटा देता हूँ, नहीं तो तुम इसके चक्रों में बर्बाद हो जाओगे और कुछ नहीं है। बोले ये MI क्या है, तुम यूं ही कहोगे, नहीं तो, है ना। तो ये जरूर याद रख लेना कि 1952 में देवीलाल सामर ने उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की, जो कठपुतली नृत्य को संरक्षण प्रदान करता है। ये संस्था, इसका नाम ही क्या है, भारतीय लोक कला मंडल, लोक कलाओं को संरक्षित करना। तो ये आपके वही काम करता है भैया, डेट्स ऑल, कोई दिक्कत इसके अंदर होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, ठीक है ना। इसके बाद में लो साहब, एक बार भले ही क्लियर करना चाहो तो कर लो फटाफट से। हाँ जी, कोई दिक्कत इसके अंदर, कमेंट कर दिया करो, जिससे मुझे थोड़ा सा पता रहे कि हाँ भाई तुम हो, ठीक है ना। कमेंट वमेंट कर दिया करो, मेरे को पता रहना चाहिए कि तुम हो। आनंद के साथ में पढ़ो, लोड मत लो, मजे से पढ़ा करो, एक तो कोई लोड नहीं लेना। और ऑनलाइन में तो और भी मज़ा आता है पढ़ने में, है ना। हाँ, ऑफलाइन में तो फिर भी ये हो जाता है कि यार गिच पिचर बैठे हैं, 500 बैठे हैं, 600 बैठे हैं, मर रहे हैं, ठीक है ना, निकलने की जगह नहीं, गर्मी लग रही है, अपने घर पे आराम से मज़े से बैठे हो, खा पी रहे हो आराम से, और क्या ही चाहिए, ठीक है ना। मम्मी के हाथ की रोटी मिल जाए बढ़िया फर्स्ट क्लास, आई बात समझ में। पिताजी थोड़ा ध्यान रख लेते हैं, शाम को आते समय कुछ ले आते हैं, हाँ ठीक है, डन भाई। तो ये भी आप लोग याद रखना। आगे बढ़ता हूँ, तो इसके बाद में देखो मैंने आपको कब तक पढ़ा दिया, कब तक याद रखना, पुरानी क्लास देखना, जिसको कब तक का मतलब नहीं पता। कब तक कच्ची घोड़ी, बवाई, तेरह ताली और कठपुतली। अब आ जाओ इसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई साहब, और आगे बढ़ते हैं तो अपने पास में आते हैं क्या, कंजर जनजाति के नृत्य। अरे कौन सी जनजाति आ जाएगी, कंजर जनजाति के नृत्य। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना भैया। पहली बात तो ये कि तो जो टिकटॉक, अच्छा नहीं मैं आगे बढ़ गया क्या, हाँ गाना याद आ जाता है कभी कभी। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा, तू है कौन, ये तो बता तू है कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी है। हाँ चलिए साहब, तो कंजर जनजाति के नृत्य। सबसे पहले मैंने आपको कहा था फॉर्मूला याद करना सबसे पहले, और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, LDC, ठीक है ना। क्या आ जाएगा आपके, LDC। तो देखो यहाँ पर ऑफलाइन में आपको मन की बात नहीं बता पाते, हाँ ये बात भी सही है, ऑफलाइन में मन की बात कैसे बताएं। हाँ तो L का मतलब होता है लाठी नृत्य। सबसे पहले तो देखो आप लोग कौन सा आ जाएगा भैया, लाठी नृत्य। L का मतलब लाठी, ठीक है ना, L का मतलब लाठी। वानिया था चिंता ता चिता चिता चिंता ता है, हाँ चिंता यानी लाठी, फिर वो बताता है ना ऐसे। हाँ तो लाठी नृत्य, लाठी नृत्य के बाद में दूसरा ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, हाँ D का मतलब धाकड़। बोलो D का मतलब क्या हो जाएगा, धाकड़ नृत्य हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। फिर इसके बाद में C, और C का मतलब चक्री नृत्य। आई बात समझ में, C का मतलब हो जाएगा चक्री नृत्य। तो ऐसे करके ये कंजर जनजाति कितने नृत्य करती है भैया, तो ये कंजर जनजाति आपके 3 नृत्य करती है, LDC। लेकिन इधर देखो थोड़ा समझना है एक बात को, जो याद रखने की चीज़ है वो तो याद रखो। लाठी नृत्य, ये लाठी नृत्य अगर मैं बात करता हूँ तो ये कंजर तो करते ही करते हैं, लेकिन अगर वैसे पूछे ना तो ये मुख्यतः भील करते हैं, ध्यान रखना। आई बात समझ में। अगर मैं मेनली बात करूँ ना तो ये मुख्यतः भील जनजाति का नृत्य है, ये याद रखना आप लोग। लेकिन कंजर भी करते हैं भैया,
लेकिन मुख्यतः भील जनजाति का नृत्य है, पहले ही मैं आपको बता दूं, गलतफहमी के शिकार लोग जो हैं वो ध्यान रखना। यही बात समझ में? हाँ, वाकई बात है, तो ऑलराउंडर हो। अच्छा, मुख्यतः भील जनजाति का नृत्य है, पहले तो ये याद रखो। और लाठी चलाना मुख्यतः किसका काम है भैया? लाठी चलाना मुख्यतः किसका काम है? तो पुरुषों का काम है, पुरुष प्रधान नृत्य है। वो एक अलग बात है कि लुगाइयाँ अपने पति को पीटती है तो फिर लाठी चलाती हैं, लाठी पीटती है, वो लाठी चलाना नहीं। प्रॉपर जो लाठी चलाना होता है ना, उसकी बात कर रहा है ये, जो आपके प्रॉपर लाठी चलाते हैं, नहीं यूँ घुमाते हैं, हाँ वो वाली लाठी। तो उसके अंदर क्या है कि लठ चलाते हैं पुरुष। तो ये लठ चलाना मुख्यतः, मैं नहीं कहता कि भाई महिलाएं लाठी नहीं चलाती, चलाती हैं, लेकिन यहाँ पर याद करने के लिए बता रहा हूँ रे, मुख्यतः पुरुषों का काम है, तो ये पुरुष प्रधान नृत्य हो जाएगा भैया। आगे देखो, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो फिर धाकड़ नृत्य। अब धाकड़ नृत्य क्या है भैया? धाकड़ भी तो मुख्यतः किसके लिए काम में लेते हैं भाई? धाकड़ भी मुख्यतः पुरुषों के लिए काम में लेते हैं। तो ये धाकड़ नृत्य भी आपके कैसा हो जाएगा? पुरुष प्रधान नृत्य हो जाएगा। तो इसमें भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये धाकड़ भी कैसा है भाई साहब? ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है, क्योंकि धाकड़ शब्द भी मुख्यतः पुरुषों के लिए काम आता है। वो एक अलग बात है कि छोरी धाकड़ है, वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ वैसे पुरुष प्रधान नृत्य है, दंगल मूवी में बता दिया होगा। फिर इसके बाद में धाकड़। अब धाकड़ होने की जरूरत कहाँ पड़ती है भैया? हाँ, लुगाई तो बेलन चलावे। हाँ, अब धाकड़ होने की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ लड़ाई हो जाए वहाँ धाकड़ होने की जरूरत पड़ती है। बोले लड़ाई हो जाए ना, वहाँ धाकड़ होने की जरूरत पड़ती है। तो फिर क्या होता है इसके अंदर? तो इसके अंदर मतलब लड़ाई मतलब युद्ध, लड़ाई मतलब कि युद्ध। तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि धाकड़ नृत्य के अंदर जो पुरुष होते हैं वो आपके क्या करते हैं भैया? वो आपके युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो कंजर जनजाति का वह नृत्य जिसमें पुरुष युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, तो वो आपके कौन हो जाएगा भैया? वो आपके धाकड़ नृत्य हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, वो आपके धाकड़ नृत्य हो जाएगा। तीसरी बात क्या याद रखना? बोले सर युद्ध कलाओं का प्रदर्शन कोई युद्ध पर आधारित है क्या? बिल्कुल, एक युद्ध हुआ था कोई जमाने में कंजर जनजाति का, झालापाव इनका मुखिया था, और झालापाव एवं बीरा के बीच में हुआ था। तो ये ध्यान रखना, झालापाव एवं बीरा के युद्ध पर आधारित नृत्य है। तो ये भी मत भूलना, आपके युद्ध पर आधारित नृत्य है जिसमें झालापाव जीत गया था, और उसी की स्मृति में ये लोग नृत्य करते हैं और नृत्य में युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। पुरुष ये नृत्य करते हैं, ये ध्यान रखना। अगर कोई RS मेंस लिखता है ना, तो उसको ये पता होना चाहिए। इसके अंदर एक लाइन अगर मैं कहूँ ना, तो ये आपके शौर्य एवं वीरता का प्रतीक है भैया। युद्ध तो तभी होगा ना, शौर्य एवं वीरता का प्रतीक है। तो ये भी गलती मत कर देना आप लोग, ठीक है ना? शौर्य एवं वीरता का प्रतीक हो जाएगा। सारी बातें युद्ध पर टिकी है, झालापाव एवं वीरा के युद्ध पर आधारित है। युद्ध पर आधारित है तो इसमें युद्ध कलाओं का प्रदर्शन होता है। समझ गए बात को? और पुरुष करते हैं भैया। बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास। आ जाओ चक्री नृत्य। अरे चक्री नृत्य आपके क्या है? पहली बात तो चक्री नृत्य, अरे कंजर जनजाति के नृत्य क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? जो भी बात कर रहा हूँ हाड़ौती की कर रहा हूँ, हाड़ौती की कर रहा हूँ, ध्यान रखना। जो भी बात है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, स्पेशली कोटा बूंदी। चक्री नृत्य, पहली बात तो चक्री नृत्य है कैसा? तो ये चक्री नृत्य आपके महिला प्रधान नृत्य है। ये चक्री नृत्य कैसा हो जाएगा आपके? तो ये चक्री नृत्य आपके महिला प्रधान नृत्य हो जाएगा। सबसे पहली बात तो यही याद रख लेना। फिर इस नृत्य के अंदर होता क्या है भाई साहब? सबसे जोरदार बात, जो आपके कंजर जनजाति की अविवाहित युवती है, कंजर जनजाति के अंदर जो अविवाहित युवतियां हैं, वो अविवाहित युवतियां तेज गति से गोल चक्कर काटती है। तभी तो नाम क्या पड़ा? चक्री। तभी तो नाम क्या पड़ गया आपके? चक्री। झालापाव और वीरा कौन है सर? झालापाव कंजर का मुखिया था, ठीक है ना? इनसे थोड़ा कोई वीरा करके इनका कोई वो रहा होगा पड़ोसी राज्य, तो उनके युद्ध पर आधारित है। इतना विशेष तो मैं आपको फिर देख कर ही बताऊंगा। ये तो है ना, अविवाहित युवतियां तेज गति से गोल चक्कर काटते हुए, तेज गोल गोल घूमती है भाई साहब, तेज गति से गोल चक्कर काटते हुए, बिल्कुल एकदम फास्ट काटते हुए प्रेमी से श्रृंगार की सामग्री लाने का अनुरोध करती है। प्रेमी को कहती है कि आज शाम को तू घर आए ना, तो श्रृंगार की सामग्री लाना, मेकअप किट लेकर आना, ठीक है ना? लैक्मी का काजल लाना, नायरा की लिपस्टिक लेकर के आना। आई बात समझ में? तो गोल, और नहीं लाया तो ऐसे ही गोल गोल चक्कर काटूंगी। तो ये ध्यान रखना, गोल चक्कर काटते हुए प्रेमी से श्रृंगार की सामग्री लाने का अनुरोध करती है, श्रृंगार की सामग्री लाने का अनुरोध करती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना,
सामग्री लाने का अनुरोध करती है। वो लोग कमेंट करके बताओ जिनका एग्जाम जनवरी में है, जिनका एग्जाम जनवरी में है ना, वो फटाफट से एक बार कमेंट करो, ठीक है ना, और डेट लिखना कि तुम्हारा एग्जाम कब है। मैं उस हिसाब से कुछ प्लान बताऊं फिर तुम्हें, है ना, उस हिसाब से फिर करूंगा मैं भाई। फटाफट से बताओ आप लोग यहाँ पर। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर प्रमुख नृत्यांगना कौन है भैया, जो इस डांस को बहुत गजब का करती हैं, वो प्रमुख नृत्यांगना कौन है, तो उनमें नाम आता है भाई साहब शांति फुलवा फिल्मा। एक तो शांति है, एक फुलवा है और एक फिल्मा है। शांति फुलवा और फिल्मा ये आपके इस नृत्य की नृत्यांगना हैं। समझ में ध्यान रख लेना भैया, आई बात समझ में। शांति फुलवा और फिल्मा, ठीक है। मेंस की क्लास है क्या भाइयों? मेरे से ही पूछ लो नगेंद्र सिंह जी, ये मेंस वाली नहीं है, ये प्री वाली क्लास है ना। हाँ, आई लाइनर लाना, हाँ सुनील जी तुम्हें बड़ा पता है सर आपकी, हाँ सारे ब्रांड भी याद है, मतलब आप लेके जाते हो, हाँ तभी तो याद है। तो हाँ 27-28 जनवरी, ठीक है ना, ये तो मेंस वाले हो गए ना। वैसे बताओ कोई जिसका एग्ज़ाम तुम पढ़ रहे हो तुम्हारा जल्दी हो। 7 जनवरी ये आई ना बात, 7 जनवरी। चलिए साहब, इन 7 जनवरी वालों के लिए काम करेंगे, ठीक है ना। एक अलग से अभी तो जैसे अपन पढ़ रहे हैं ना, तो अभी क्या हो रहा है, राजस्थान जी के जिन जिन के आती है ना, सबको हम सेपरेट वैसे पढ़ा रहे हैं कि भाई ठीक है ना। अब इसमें क्या करूँगा मैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो है ना, उनको थोड़ा सा मैं सेपरेट करूँगा। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले ये ना 7 जनवरी वाले सारे के सारे, तो इनको क्या है थोड़ा सा सेपरेट करके इनकी हिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा। और तुम्हारी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए ना पीडीएफ सिस्टम पे पढ़ा दूंगा। पीडीएफ सिस्टम मतलब कि मैं और लिखा हुआ लगा लूँगा, समझा बहुत अच्छे से दूंगा। समझ गए मेरी बात को? तो वो मैं समझा दूंगा तुम्हें अच्छे से, तो उसकी चिंता तुम करना मत, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था। और जब ये नृत्य किया जाता है तो इसके अंदर वाद्यंत्र कौन सा बजेगा भैया? अरे वाद्यंत्र तुम्हारे झचे जो बजाओ रे, नगाड़ा बजा लो, नगाड़े के अलावा ढप बजाओ ना, ढप बजाओ, मंजीरा बजाओ। हालांकि इसके वाद्यंत्र पूछता नहीं है रे भाई, बोले सर फिर याद क्या करना है? हालांकि याद तो ये चक्री नृत्य ही करना है विशेषकर, मेन तो यही है जो याद करना है। समझ गए मेरी बात को? हाँ, अब इसके अंदर भी एक बात सुन लो अच्छे से, चक्री नृत्य को लेकर ही एक बात और बताऊंगा। देखो तो भैया, चक्री नृत्य को लेकर के एक जरूरी बात, ठीक है ना, ध्यान से देखना आप लोग। ये जो चक्री नृत्य है ना, इसी के बारे में एक बात लो साहब, इधर से ये गया भैया, ठीक है ना। अपने क्या है कि अपने और बूंदी में एक तीज मनाते हैं, बड़ी भी बोलते हैं इसको, कहते हैं ना बड़े बूढ़े लोग हैं साहब ये तो बड़ी बूढ़ी। कौन सी तीज हो जाएगी? बड़ी बूढ़ी, ठीक है ना। तो एक तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, बड़ी बूढ़ी। दूसरा इसी को नाम देते हैं सातुड़ी। क्या दे देंगे नाम? सातुड़ी। इसी को कहते हैं अपन कजली। तो बड़ी बूढ़ी, सातुड़ी, कजली, ये क्या है भैया? तीज है, ठीक है ना। तीज जो, और ये कब आती है? अरे भैया बड़ी है ना, तो बड़े महीने में आएगी। और बड़ा महीना कौन सा होता है आपके? भाद्रपद। हाँ, बाकी को तो आराम से ही पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो रे। ये तो इनका एग्जाम है इसलिए थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ इनको, बाकी तुम तसल्ली से पढ़ना, बाकी जल्दी करना भी मत, आराम से पढ़ लेना। भाद्रपद और एकमात्र तीज है जो कृष्ण पक्ष में आती है। अरे भैया कोई भी तीज कृष्ण पक्ष में नहीं आती रे, आखा तीज शुक्ल में आती है, छोटी तीज शुक्ल में आती है, हरतालिका शुक्ल में आती है, लेकिन बड़ी तीज पहली बात तो बड़े महीने में आती है, और बड़ा महीना कौन सा? भाद्रपद। इकलौती तीज है जो कृष्ण पक्ष में आती है। तो ध्यान रखना, बूंदी में बड़ी बूढ़ी, सातुड़ी, कजली तीज के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? के अवसर पर भी किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है भैया? तो ये आपके चक्री नृत्य किया जाता है, भी किया जाता है, जरूर याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना, किया जाता है। समझ गए? और चक्री नृत्य के बारे में एक लास्ट बात, हालांकि चक्री नृत्य न बता करके मैं वैसे बता देता हूं, अगर कल को आपसे पूछे कि फूंदी नृत्य, ये जो फूंदी नृत्य है ना, ये भी कंजर जनजाति का ही है। बोले सर आपने तो नहीं बताया। बोले भाई साहब चक्री की तरह ही होता है, मैं यूँ कह दूँ कि चक्री ही फूंदी है एक तरीके से, लेकिन ये चक्री की तरह होता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग याद रखना भैया इस बात को। समझ गए होंगे मेरी बात को आप लोग, ठीक है ना। तो अपने से कोई भी पूछे तो अपने को पता होना चाहिए भैया। तो जैसे अपने चक्री डांस आ जाता है, ठीक है ना, चक्री डांस, ये देखो आप चक्री नृत्य,
तो ये जो अपन देख रहे हैं ना, ये राजस्थान का चक्री नृत्य होता है। ये जो आप लोग देख रहे हो, ये तो एडर है, ये नहीं। हाँ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये चक्री नृत्य है। तेज गति से गोल चक्कर काटती है इसके अंदर, ध्यान रखना आप लोग। ये जो लहंगा होता है ना, ये इसी तरह ये आपके ये चक्री नृत्य है भाई साहब। तो ये भी आप लोग थोड़ा याद रखना भाई, जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो लो साहब, एक बार आप इसको क्लियर कर लो भाई। इसी की तरह आपके फूंदी नृत्य होता है। बोले सर एक बार रिवाइज करवा देते तो बढ़िया रहता। बिल्कुल, कंजर जनजाति के नृत्य का फॉर्मूला LDC। कंजर जनजाति हाड़ौती में है, तो ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। चलो तो साहब, एक फूंदी नृत्य और ध्यान रखना, ठीक है। L का मतलब लाठी, D का मतलब धाकड़ और C का मतलब चक्री, ठीक है ना। तो लाठी तो मुख्यतः भील जनजाति करती है, वैसे पुरुषों का है। कंजर और भील दोनों ही करते हैं, मुख्यतः भील करते हैं। धाकड़ देखो पुरुष प्रधान है, युद्ध कलाओं का प्रदर्शन होता है, झालापा और वीरा के युद्ध पर आधारित है। और चक्री नृत्य ये महिला प्रधान है, अविवाहित युवतियां करती हैं। शांति फुलवा फिल्मा इसकी प्रमुख नृत्यांगना है। और बूंदी में बड़ी तीज के अवसर पर ये आपके विशेषकर किया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखना। और वैसे आप जब राजस्थान अध्ययन की किताब पढ़ोगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है कालबेलिया जाति की नृत्यांगना गुलाबो भी चक्री नृत्य करती है। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, कालबेलिया जाति की नृत्यांगना गुलाबो जो है वो भी आपके चक्री नृत्य करती है। आप कुछ बोलो उससे पहले ही मैं बता रहा हूँ, फटाफट से क्लियर करो भाई साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कंजर जनजाति की भी बात खत्म हो जाती है। इसके बाद में क्या आ जाते हैं अपने, इसके बाद में पहले आप इधर देखो भैया। इसके बाद में अपने पास में जो आता है, आपने एक नाम सुना होगा, एक संस्था है अपनी जिसका नाम है यूनेस्को। क्या नाम है भाई साहब? यूनेस्को, ठीक है ना। अब ये जो यूनेस्को है ना, ये यूनेस्को आपके क्या करती है भैया, ये यूनेस्को अपने एक सूची जारी करती है। संस्था का नाम यूनेस्को, और यूनेस्को जो सूची जारी करती है ना, उसका नाम है आपके विश्व धरोहर सूची। कौन सी सूची जारी करती है भैया? तो ये आपके विश्व धरोहर सूची जारी करती है यूनेस्को, जो है विश्व धरोहर सूची जारी करती है, ध्यान रखना। और विश्व धरोहर सूची जो ये जारी करती है, मतलब कि मैं कह सकता हूं कि ये क्या जारी करती है भैया, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ठीक है ना। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जारी करती है। कोई स्पेलिंग में गड़बड़ हो तो तुम सही कर लेना भैया। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ये आपके जारी करती है। और ये जो आपके वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, ये आपके कितने भागों में बांट देते हैं भैया? 2 भागों में इसको बांट दो। बोले कितने भागों में बांट दो इसको 2 भागों में बांट दो आप लोग वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट को। सबसे पहले तो आपके आ जाएगी मूर्त सूची। क्या आ जाएगी भैया? सबसे पहले तो आपके आ जाएगी मूर्त सूची, मतलब कि एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये हो जाएगी आपके टेंजिबल, ठीक है ना, टेंजिबल लिस्ट। समझ में आई बात यहाँ पर? ये तो टेंजिबल लिस्ट हो जाएगी आपके, ठीक है। और दूसरी आपके आ जाएगी कौन सी? अमूर्त सूची। दूसरी क्या आ जाएगी आपके? तो दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूं तो दूसरी अमूर्त सूची, जिसको अपन बोलते हैं इंटेंजिबल लिस्ट, ठीक है ना, इंटेंजिबल लिस्ट। तो ये आप लोग थोड़ा याद रख लेना भाई। अब यूनेस्को आपके 2 सूची जारी करती है, एक तो आपके मूर्त सूची और दूसरी आपके अमूर्त सूची। दोनों में अंतर क्या है? कोई अंतर ऐसे नहीं है रे। अंतर ये है कि भाई जो जिसका भौतिक स्वरूप होता है, मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो कहीं ना कहीं आपके जिसका फिजिकल प्रेजेंस होती है ना, जैसे मैं हूँ, मेरी फिजिकल प्रेजेंस है, तो मैं क्या हूँ? आपके मूर्त हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है? ये आपके फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो ये अमूर्त है, ठीक है ना। अब कुछ चीज़ें जो जिनकी फिजिकल प्रेजेंस होती है वो तो आपके मूर्त में शामिल कर लेते हैं, जिनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती ना, वो आपके अमूर्त में शामिल करते हैं। तो देखो आप लोग, अमूर्त में तो भैया केवल और केवल राजस्थान से एक ही चीज़ को शामिल किया गया है, और वो है आपके कालबेलिया नृत्य। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था मैन,
कि राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और ध्यान रखना वो 2010 में किया था। 2010 में कालबेलिया नृत्य को अमूर्त सूची में डाला था, ये ध्यान रखना आप लोग। क्यों? क्योंकि नृत्य की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। बोले सर ऐसे कैसे नहीं है? अरे भैया आप नृत्य करने वाली को छू सकते हो, नृत्य को थोड़ी छू सकते हो भाई साहब। आई बात समझ में? फिर देखो अब मूर्त सूची के अंदर क्या क्या है। तो मूर्त सूची में एक तो आपके शामिल किया गया है जयपुर को। किसको शामिल किया है? आपके जयपुर को शामिल कर लिया भैया। और जयपुर को शामिल किया था 2019 में। कब किया था भाई साहब? 2019 में आपके जयपुर को शामिल किया था। ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना। फिर इसके ठीक पहले शामिल हुए थे आपके राजस्थान के 6 दुर्ग। राजस्थान के कितने दुर्ग शामिल हुए थे भाई? तो राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल हुए थे। और ये 6 दुर्ग शामिल हुए थे आपके जून 2013 में। कब हुए थे भैया? तो ये जून 2013 के अंदर 6 दुर्गों को शामिल किया था। ये भी याद रखना आप लोग। और कौन कौन से 6 दुर्ग थे वो जिनको शामिल किया था? तो वो थे आपके चीकू, गाजर, आम। ठीक है ना? चीकू को शामिल कर लिया, चीकू के बाद में गाजर को शामिल कर लिया और एक आम को शामिल कर लिया। अरे सर दुर्ग पूछे हमने, सब्जियां थोड़ी पूछिए कोई। अरे तो दुर्ग ही बता रहा हूं देवताओं, ध्यान रखना। तो ची का मतलब होता है चित्तौड़गढ़। ची से तो किसको शामिल किया भैया? तो ची से शामिल किया चित्तौड़गढ़। कू से शामिल किया कुंभलगढ़, जो राजसमंद में है ना आपके, उस कुंभलगढ़ को शामिल कर लिया भैया। गा से शामिल किया गागरोन, गा से गागरोन, ध्यान रखना। जय से शामिल किया जैसलमेर, जय से शामिल किया जैसलमेर। और रे से रणथंभौर, रे से रणथंभौर को शामिल कर लिया भैया। और आम से आमेर को किया है भाई। आम से आमेर दुर्ग है ये, आमेर की हवेलियां नहीं है, आमेर के महल नहीं है, आमेर दुर्ग को शामिल किया, ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। ठीक है ना? तो ये चीकू, गाजर, आम इनको शामिल कर लिया। कुछ लोग मेहरानगढ़ बताते हैं, मेहरानगढ़ नहीं है रे। ठीक है ना? ध्यान रखना ये 6 दुर्ग हैं जो आपके शामिल है। फिर इसके बाद में देखो आप लोग आगे, फिर इससे पहले जो शामिल हुआ था वो जंतर मंतर। अपने जयपुर में नहीं है कि जंतर मंतर, वो शामिल हुआ भैया। ये जंतर मंतर जयपुर वाला। और ये जो जंतर मंतर है ना, इसको कब शामिल किया था? कालबेलिया नृत्य के साथ में किया था 2010 में। और सबसे पहले अगर कोई शामिल हुआ था तो वो आपके केवलादेव अभयारण्य हुआ था, ध्यान रखना। केवलादेव पक्षी अभयारण्य, ये जो केवलादेव पक्षी अभयारण्य है ना, ये आपके शामिल हुआ था। और ये जो केवलादेव अभयारण्य है ये पड़ता है भाई साहब भरतपुर में। कहाँ पड़ता है ये आपके? ये भरतपुर में पड़ता है। और ध्यान रखना इसको शामिल किया था सबसे पहले 1985 में ही, 1985 में ही शामिल हो गया था। तो सबसे पहले तो ये लिस्ट पता हो ना तो अपन आगे काम करें। ठीक है ना? गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ में भैया। नहीं पता हो तो ये भी लिख दूंगा मैं, तो क्या मेरे क्या जाएगा। चित्तौड़गढ़ तो पता ही होना चाहिए ना, ये भी नहीं पता तो फिर क्या करूं मैं। चित्तौड़गढ़ किसी को नहीं पता कहाँ है तो फिर क्या बताऊं भैया। गागरोन झालावाड़ में है, ये भी याद रखना आप लोग। जैसलमेर तो पता ही होगा, जैसलमेर में है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है भैया। और आमेर जयपुर में है भैया। जिसको ये नहीं पता तो वो भी याद रख लेना भाई। समझ गए मेरी बात को? तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। पूरी की पूरी बात बता दी कि यूनेस्को ने आपके किस किस को शामिल किया है, वो सारी बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी भैया। ठीक है ना? बताओ कोई दिक्कत है इसके अंदर? ये तो लिस्ट मैंने बना दी आपके, कोई दिक्कत हो तो बोलो। इस लिस्ट में किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ। हाँ, और भी कोई भी बात हो तो कमेंट कर देना भैया। हाँ चलिए साहब, आगे देखो इसके बाद में। चलो तो बात आएगी तो कालबेलिया नृत्य के बारे में पढ़ ही लेते हैं ना। फिर देखो कालबेलिया जाति के नृत्य तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फोकस है ना कालबेलिया नृत्य पर करना भाई, कि ये जो कालबेलिया नृत्य जोरदार नृत्य है भाई साहब। कालबेलिया नृत्य तो पहली बात तो ये, आप सीधे बात ही कर रहा हूं कि इसको कहते हैं स्नेक चार्मर डांस। ये जरूर याद रखना। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं स्नेक चार्मर डांस। ये जो कालबेलिया नृत्य है ना, इसी को नाम दिया है स्नेक चार्मर डांस भी इसको बोलते हैं। आई बात समझ में? पहली बात ये ध्यान रख लेना। अब स्नेक चार्मर डांस की बातें बताओ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये राजस्थान है, राजस्थान का
एकमात्र नृत्य, राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो किसमें शामिल है रे, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। भूलना ही मत, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। समझ में आ गई बात। यहाँ पर राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और सूची में अगर इसको शामिल किया था तो कब किया था भैया, तो इसको 2010 में शामिल किया था। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि शामिल है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आपके कालबेलिया नृत्य है ये धीरे धीरे आपके विलुप्त हो रहा था, तो विलुप्त हो रहा था तो इसको सिखाने की जरूरत पड़ी, इसके लिए स्कूल खोला, ठीक है ना। इसके लिए स्कूल खोलना पड़ा और स्कूल का नाम भी क्या रख दिया इन्होंने, स्कूल का नाम रखा इन्होंने कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस एकेडमी, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस एकेडमी। ये ध्यान रख लेना, डांस सिखाने का एक स्कूल है कालबेलिया डांस सिखाने का, ठीक है ना। चलिए साहब, तो कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस एकेडमी भी खोल दी अपने तो। और ये आपके कहाँ पर खोली गई है, ये खोली गई है हाथी गांव में। आमेर में भी एक जगह पड़ती है भैया हाथी गांव, तो हाथी गांव आमेर में इसको सिखाने के लिए एक स्कूल भी खोला गया है भैया। नहीं तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता ना, ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाता, तो विलुप्त से बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो यूनेस्को खत्म कैसे होने देगा लिस्ट में शामिल होकर भी। चलो साहब, तो एक तो ये बात याद रखना। फिर इस नृत्य को सिखाने वाली प्रमुख कलाकार, मतलब इसकी जो फेमस डांसर हैं वो फेमस डांसर कौन हैं, प्रमुख नृत्यांगना। अरे भैया ये एक नाम अपन कैसे भूल सकते हैं भाई, इस नाम को राजस्थान भूल ही नहीं सकता भाई साहब। गुलाबो, क्या नाम है भाई, गुलाबो, इसको राजस्थान भूल नहीं सकता, ये ध्यान रखना आप लोग। तो एक तो गुलाबो का नाम बहुत फेमस है। गुलाबो के अलावा अगर किसी को नाम ध्यान रखने हैं तो वो एक नाम याद रखना, राजकी, नीम कमली, कमली 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 तेरे नाम की, तो राजकी के अलावा कमली। फिर ध्यान रखना आपके लक्ष्मी सपेरा, लक्ष्मी सपेरा, ठीक है ना। और एक कंचन सपेरा, ठीक है ना, कंचन सपेरा। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, मैं नागिन तू सपेरा। हाँ, कालबेलिया में चंद्र चक्री भी आता है, उसको नहीं रखा क्या सर, ना 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 उसको नहीं रखा। कालबेलिया नृत्य रखा है पर्टिकुलर, अब उसमें जो भी आते हैं वो सारे हैं भैया, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो गुलाबो की है। गुलाबो ध्यान रखना है कहाँ की, तो ये गुलाबो है आपके कोटड़ा अंचल अजमेर की, ठीक है ना। ये आपके कोटड़ा अंचल अजमेर, अरे अंचल मतलब क्षेत्र रे, कोटड़ा तो उदयपुर में भी है, कोटड़ा बाड़मेर में भी है, कोटड़ा यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो गुलाबो आपके कोटड़ा की है और इतनी फेमस डांसर है कि 2016 के अंदर गुलाबो को एक पुरस्कार दे दिया। और वो पुरस्कार कौन सा दिया भैया, पद्मश्री पुरस्कार। बताओ तो साहब, गुलाबो को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। और गुलाबो इतनी स्ट्रगल करने वाली लेडी रही है कि भाई कहते हैं इनके बारे में, गुलाबो के बारे में, कि एक समय जब ये जब पैदा हुई थी तो बताती है कि इनको गाड़ दिया गया था क्योंकि लड़की थी, ये लड़की पैदा हो गई साहब, ठीक है ना। लेकिन इनकी माँ का दिल इस बात की गवाही नहीं दिया था, ये वापस निकाल के ले आई थी। बोले घर में इतनी गरीबी थी, बोले साहब एक बार और जब हमारे और भोजन की इतनी कमी थी कि हमने कहा मम्मी, बोले भूख लग रही है, मम्मी ने कहा कि गर्म पानी चढ़ा दिया चूल्हे पर और ये कहा कि चावल सीज रहे हैं, उन चावल की सीजती हुई की आस में हम सो गए थे। लेकिन आज गुलाबो वो है जो बड़े बड़े जैसे गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नृत्य करती है। तो इसको कहते हैं स्ट्रगल लाइफ, ठीक है ना। हम जरा सी में घबरा जाते हैं, गुलाबो ने क्या स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ के अंदर, तो वो अपन यहाँ पर देख सकते हैं ना। और आज बहुत बड़ी नृत्यांगना है, तो आदमी को पढ़कर ही सारे मुकाम नहीं मिलते हैं, नाचने से भी फायदा होता है, मतलब क्रिएटिविटी है साहब। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रख लेना। 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिला और ये आपके राजस्थान की सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर भी रही है, ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं, ब्रांड एम्बेसडर रही।
अरे ब्रांड एम्बेसडर का मतलब क्या होता है भैया? ब्रांड एम्बेसडर का मतलब यहाँ पर ये है कि भैया आपके जो प्रचार करता है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा रही है ना आपके, तो जो फेमस हो जाती है ना उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। भाई कल्चर में गुलाबों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है राजस्थान में, तो ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। समझ गए बात को? लो साहब एक बार ये फटाफट से क्लियर करो आप लोग इसके अंदर। हाँ जी, आगे बढ़े भाई। चलो साहब, ये तो अपने कालबेलिया नृत्य हो गया जो सामूहिक तौर पर मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब अपने पास में एक चीज क्या आती है? अपने पास में एक चीज आती है कि बोले हमें ये बताओ कि ये जो कालबेलिया जाति है, ये कालबेलिया जाति कौन कौन से नृत्य करती है। तो ये जरूर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यहाँ पर जो मैं बात करूँगा वो आपके कालबेलिया जाति के नृत्यों के बारे में बात करता हूँ कि कालबेलिया जाति कौन कौन से नृत्य करती है। सभी का ध्यान इधर पर्दे पर होना चाहिए भैया। कालबेलिया जाति के नृत्य देखो आप लोग, सबको पता है कि भैया कालबेलिया जाति जो नृत्य करती है उसका फॉर्मूला आपने बता रखा है बाईपास। ये तो सब जानते ही है ना कि फॉर्मूला मैंने क्या बोला है आपके, मैंने फॉर्मूला बोला है बाईपास। अब सर बाईपास का मतलब क्या होता है भैया? तो बाईपास से क्या बनेगा? अरे बाईपास से बनेगा बा से बागड़िया नृत्य। बिना सोचे समझे लिखना, बा से बागड़िया। तो ये तो आपके बागड़िया नृत्य बन जाएगा, ध्यान रख लेना। फिर बोले सर इसके बाद में, तो इसके बाद में आपके आ जाएगा इंडोनी। बोलो क्या आ जाएगा भैया? तो इसके बाद में अपन बढ़ते हैं तो अपने पास में आ जाएगा इंडोनी नृत्य। लो दूसरा आपके इंडोनी नृत्य आ जाएगा भैया। तीसरा क्या है भैया? तीसरा पणिहारी नृत्य। बोलो तीसरे पे क्या आ जाएगा आपके? तो तीसरे पे अपन देख लेते हैं भैया पणिहारी नृत्य, ध्यान रखना आप लोग। और चौथे पे बात करते हैं तो चौथा आपके क्या आ जाएगा? चौथे पे आपके शंकरिया नृत्य। चौथे पे कौन सा आ जाएगा? शंकरिया नृत्य। बन गया ना बाईपास? अरे बन गया ना बाईपास, बागड़िया, इंडोनी, पणिहारी और शंकरिया। अब देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले बात करता हूँ बागड़िया नृत्य के बारे में। चलो बागड़िया से पहले मैं इन दो को क्लियर करता हूँ। पणिहारी नृत्य जो है ना वो सीधा सीधा दिमाग में रखना, ये पणिहारी नृत्य आपके युगल नृत्य है। बोलो क्या हो जाएगा? युगल नृत्य है। एक महिला एक पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, ये युगल नृत्य है। शंकरिया भी युगल है लेकिन ये प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है। पणिहारी वो सर पर मटके रख करके भाई साहब वो नृत्य किया जाता है, वो तो ध्यान रख लेना आप लोग। ये प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है, प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य। लो साहब बस फर्क केवल इतना सा है, शंकरिया में प्रेम कहानी आ गई, बाकी बात तो वही है ना भैया। ये प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य हो जाएगा, डोंट वरी, ये युगल नृत्य हो जाएगा। अब इन दोनों की लड़ाई देख लेते हैं, बागड़िया और इंडोनी की क्या है। बागड़िया कहता है कि बागड़िया नृत्य पहली बात तो महिला प्रधान है। बागड़िया नृत्य कह रहा है कि पहली बात तो क्या हो जाएगा, ये महिला प्रधान नृत्य हो जाएगा भैया। और बी से बागड़िया, बी से बागड़िया और बी से भीख मांगते समय, ध्यान रखना, बी से बागड़िया और बी से भीख मांगते समय। तो कालबेलिया जाति की महिलाओं द्वारा घर घर जाकर भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य, घर घर जाकर भीख मांगते समय, घर घर जाकर भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य। तो ये ध्यान रखना, घर घर जाकर भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य, ये आपके हो जाएगा कौन सा? तो ये जो आपके किया जाने वाला नृत्य है यही तो आपके बागड़िया है, ठीक है ना। तो महिला प्रधान और भीख मांगते समय किया जाएगा। जब ये नृत्य किया जाएगा तब प्रमुख वाद्यंत्र कौन सा बजेगा भैया? तो ये भी याद रख लो आप लोग कि जब ये नृत्य किया जाएगा तो इस समय आपके वाद्यंत्र कौन सा बजेगा? तो इसके अंदर वाद्यंत्र आपके जो बजेगा उसका नाम क्या है पता है? उसका नाम आपके हो जाएगा क्या? एक तो मोरचंग, कुछ जगह पर चंग लिखा हुआ है भैया, लेकिन ये मोरचंग बजेगा, ध्यान रखना। एक तो कौन सा वाद्यंत्र बजेगा? मोरचंग। इधर देखो आप लोग, यहाँ पर जो वाद्यंत्र बजेगा उसमें नंबर वन वाद्यंत्र बजेगा मोरचंग। मोरचंग कैसा वाद्यंत्र होता है?
फूंक दे के बजाते हैं, दांतों के बीच में रख के तारों को हिलाते हुए और फूंक देते हैं, तो ये मुख्यतः सुशिर माना जाता है। कुछ लोग इसको तत् में बता देते हैं, तत् नहीं है रे भैया, ये कैसा वाद्य यंत्र है, ये सुशिर में आएगा, ठीक है ना, किताबों के हिसाब से याद रखना। और मोरचंग के बारे में एक बात बता दूं, ये मोरचंग आपके राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। जितने भी वाद्य यंत्र आपके बजते हैं ना, उनमें सबसे छोटा वाद्य यंत्र है आपके मोरचंग। ये जरूर याद रख लेना, एक तो कि राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। और दूसरी बात ये भी याद रखना, दूसरी जो जरूरी बात है कि इसको कहते हैं, यूरोप के अंदर एक वाद्य यंत्र है, संगणक परीक्षा 2018 में प्रश्न आया था, यूरोप के वाद्य यंत्र, और यूरोप के अंदर एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है जूज हार्प। यूरोप के अंदर एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम क्या है आपके, जूज हार्प। उस जूज हार्प के समान ये हो जाएगा, तो ये भी याद रखना कि यूरोप के वाद्य यंत्र जूज हार्प के समान है, इसीलिए तो इसको कहते हैं राजस्थान का जूज हार्प। क्या बोलते हैं इसको, राजस्थान का जूज हार्प बोलते हैं, इसको ध्यान रखना आप लोग। फिर दूसरा वाद्य यंत्र और कौन सा बजेगा, तो दूसरा बजेगा घुरालिया। दूसरा जो वाद्य यंत्र बजेगा वो है घुरालिया, और ये घुरालिया भी सुशीरी है। लो साहब, बागड़िया नृत्य का काम खत्म, ठीक है ना, किसका काम खत्म हो गया, बागड़िया नृत्य। अरे बागड़िया महिला प्रधान है, घर घर जाकर भीख मांगते समय किया जाएगा, मोरचंग और घुरालिया बजाया जाएगा, बात खत्म भैया। फिर इसके बाद में आ जाओ आप इंडोनी। अरे इंडोनी वो सिर पर नहीं रखते क्या अपने, वही तो इंडोनी है, मटका और उस सिर के बीच में जो रखते हैं अपन, उसको इंडोनी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इंडोनी होती है गोल, तो ये नृत्य भी गोलाकार ही होगा, ये नृत्य भी कैसा होगा आपके, गोलाकार ही होगा, तो ये जरूर ध्यान रख लेना। कालबेलिया जाति के कौन करेंगे, स्त्री पुरुषों द्वारा, स्त्री पुरुषों द्वारा, ठीक है ना। और किस तरह किया जाएगा, वृत्ताकार रूप में, व्रत बना करके करते हैं, स्त्री पुरुषों द्वारा वृत्ताकार रूप में किया जाने वाला नृत्य, वृत्ताकार रूप में किया जाने वाला नृत्य, जरूर याद रखना, वृत्ताकार रूप में किया जाने वाला नृत्य। और वृत्ताकार में भी मैं आपको बता देता हूं कि वृत्ताकार रूप में कैसे करते हैं इसको, इधर देखना आप लोग। ऐसे ये लोग क्या बना लेंगे, ये एक व्रत बना देते हैं भैया, ठीक है ना। ऐसे क्या करते हैं ये आपके, ऐसे ही आपके एक व्रत बना देते हैं भाई साहब, ठीक है ना। ये इंडोनी के बारे में बता रहा हूं मैं आपको कि ऐसे ये लोग एक व्रत बना देते हैं। आधे व्रत के अंदर तो खड़ी हो जाती है महिलाएं, आधा व्रत ये लो साहब, जैसे आधे में तो मैं पुरुष बता देता हूँ, चलो महिलाएं पहले, लेडीज फर्स्ट, ये फीमेल, ये फीमेल, ये फीमेल, ये भी फीमेल, ये फीमेल, ये भी फीमेल और ये भी फीमेल। आधे में तो महिलाएं खड़ी हो गई, आधे में कौन खड़े हो जाएंगे, पुरुष खड़े हो जाएंगे, ध्यान रख लेना। ये मेल पर्सन, यहाँ पर पुरुष खड़ा हो जाएगा, 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 यहाँ पर पुरुष खड़ा हो जाएगा। आधे गोले में तो आपके महिलाएं खड़ी हो जाती हैं, यही बात समझ में, आधे गोले में तो आपके कौन खड़ा हो जाएगा, तो आधे गोले में तो आपके महिलाएं खड़ी हो जाती हैं और आधे गोले में आपके पुरुष खड़ा हो जाएगा। ये अच्छे से ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना भाई। इसके दो भाग कर देते हैं, अर्धव्रत जो अपन बोलते हैं ना, तो भाई आधे व्रत के अंदर तो आपके कौन खड़ी हो जाएंगी, आधे व्रत में तो आपके ये और महिलाएं खड़ी हो जाएंगी, और आधे व्रत में आपके कौन खड़े हो जाएंगे भाई, तो आधा व्रत जो अपने बचता है उसके अंदर आप खड़े कर दो, किसको, पुरुषों को खड़ा कर दो भैया। आधा जो व्रत बच गया ना, इसमें आप पुरुषों को खड़ा कर सकते हो। समझ गए होंगे मेरी बात को। तो ये नृत्य इस प्रकार किया जाता है भैया आपके, ठीक है ना। और किया जाने वाला, अभी मैं एक चेंज करता हूँ थोड़ा सा, किया जाने वाला नृत्य नहीं, पूरा अच्छे से लिखो, किया जाने वाला सामूहिक नृत्य, समूह में किया जा रहा है ना, तो युगल वुगल कुछ नहीं है, ये सामूहिक नृत्य हो जाएगा। समझ गए बात को, ये याद रखना आप लोग बिल्कुल। नमस्कार विजय कुमार जी। फिर देखो आप लोग, इसके बाद में दूसरी बात, जब ये नृत्य किया जाता है तो इसके अंदर वाद्य यंत्र कौन से बजते हैं भैया, तो इसके अंदर भी वाद्य यंत्र देख लेते हैं अपन कि जब ये नृत्य किया जाएगा तो इसमें वाद्य यंत्र कौन सा बजेगा, तो इसमें अपने वाद्य यंत्र बजेंगे दो। पहला वाद्य यंत्र बजेगा इसमें, इनका जानते होंगे, पूंगी, पूंगी या बीन। और पूंगी या बीन कैसा वाद्य यंत्र है, बच्चा बच्चा जान जाएगा, सुशिर वाद्य यंत्र है, मुंह से फूंक देकर बजाया जाता है, ठीक है ना। और दूसरा जो बजता है वो खंजरी, दूसरा क्या हो जाएगा आपके, खंजरी। बोले सर खंजरी कैसा है, खंजरी भैया अवनद भी है तो आपके घन भी है, अवनद भी है तो आपके किस में चला जाएगा, घन में भी चला जाएगा। अवनद और घन दोनों हैं आपके खंजरी। समझ गए बात को। जैसे मैं आपको दिखा भी सकता हूं यहाँ पर कि अगर बात करते हैं अपन यहाँ पर खंजरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट,
तो आपको बता देता हूँ सर ये समझ में नहीं आया कि खंजरी कैसा वाद्य यंत्र है, तो देखो आप लोग यहाँ पर खंजरी, खंजरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ध्यान से इधर देखना, ये अपने पास में आता है खंजरी, ये जो आप देख रहे हो ना, हाँ कोई भी ले लेते हैं भैया जिससे आपको समझ में आ जाए, खंजरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं अपन यहाँ पर, ये सब वही है रहे खंजरी। ये लो साहब, इससे भी नहीं समझ में आया तो एक और है अपने पास बेस्ट, ये ले लो, यहां से तो दिख ही रहा है साहब ही, ये खंजरी होता है भैया, है ना। अब इसके अंदर एक चीज देखना, ये वाला जो आप भाग देख रहे हो ना, ये वाला, ये ऊपर, यहां तो क्या है आपके, यहां पर आपके चढ़ा हुआ है चमड़ा, ये तो आपके खाल चढ़ी हुई है जानवर की, और यहां से जब आप बजाओगे ना तो अवनत हो गया। लेकिन यहां पर देखो ये आप तांबे की या कोई भी धातु की झल्लरियां हैं, जब आप यहां पर चोट मारोगे तो ये भी तो आपस में टकराएंगी। ये जो झल्लरियां आप लोग देख रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये जो आपने झल्लरियां अभी मैंने आपको बताई है, ठीक है ना, तो वो झल्लरियां भी तो आपस में टकराएंगी भैया। ये देखो आप, ये जो झल्लरियां हैं यहां से तो ये अवनद है, यहां से ये टकराएंगी तो ये क्या हो गया, घन हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है भैया। तो जैसे अगर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपके क्या क्या बचेगा, तो इसके अंदर खंजरी, तो खंजरी अवनद और घन दोनों के अंदर शामिल होता है, ये कालबेलिया जाति के नृत्य हो जाते हैं। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, फटाफट से क्लियर करके बताओ, कोई दिक्कत इसके अंदर आपको, फटाफट से बताइए कोई दिक्कत है क्या। और वर्तमान में एक नृत्य है जिसको आपके व्यावसायिक नृत्य में शामिल किया जा रहा है, उसका नाम है चरी नृत्य। एक नृत्य मैं अलग से और बता देता हूं, वर्तमान में एक नृत्य है जिसको आपके व्यावसायिक नृत्य में शामिल किया जा रहा है, वो है आपके चरी नृत्य। एक ही बार में काम खत्म करता हूं और व्यावसायिक की पूरी बातें खत्म हो गई भैया, ये ध्यान रखना। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि ये जो चरी नृत्य है, ये चरी नृत्य आपके करेगा कौन भैया, तो भाई साहब ये करेगी गुर्जर जाति। राजस्थान पुलिस वाले, एसआई वाले तो विशेषकर याद रखना, पता नहीं उनके पेपर से क्या विशेष बात है, उसमें ज़्यादा पूछा जाता है। गुर्जर जाति करेगी भैया, गुर्जर जाति में भी कौन, महिला, गुर्जर जाति में भी महिला प्रधान नृत्य है, ध्यान रखना, महिला प्रधान नृत्य हो जाएगा। तीसरी बात, प्रमुख क्षेत्र भी बता दो लगे हाथ कि इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है भाई। तो अगर प्रमुख क्षेत्र के बारे में बात करते हो ना, तो प्रमुख क्षेत्र हो जाएगा आपके किशनगढ़ अजमेर वाला। हाँ, तो प्रमुख क्षेत्र आपके किशनगढ़ अजमेर बताया गया है इसका, किशनगढ़ अजमेर इसका प्रमुख क्षेत्र है। बोले साहब आई बात समझ में। और इसके अलावा ये जो चक्री नृत्य है, इस चक्री नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना, फेमस डांसर कौन है इसकी, तो इसकी फेमस डांसर में नाम आता है फलकूबाई। बहुत बार पेपर में आ चुका भैया इनका प्रश्न, फलकूबाई। और ये फलकूबाई कहाँ की है, ये भी किशनगढ़ की है। ये फलकूबाई कहाँ की हैं, तो ये भी आपके किशनगढ़ की हैं। और इसके अलावा एक नाम और लिख देता हूँ, सुनीता रावत, सुनीता रावत। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना भैया, समझ गए। हाँ बिल्कुल। और इसके बारे में अभी अभी मैंने क्या कहा था, वर्तमान में कौन सी श्रेणी में ले रहे हो उसको आप लोग, वर्तमान में व्यावसायिक, वर्तमान में व्यावसायिक नृत्य श्रेणी में शामिल, इसको व्यावसायिक नृत्य श्रेणी में शामिल कर लिया, इसलिए मुझे यहाँ पढ़ाना पड़ रहा है। कितनी आसान बात है भाई साहब कि ये जो आपके नृत्य है कौन कर रहा है भैया, गुर्जर जाति कर रही है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, गुर्जर जाति में भी कौन कर रहा है, महिलाएं करेंगी भैया, ये भी याद रखना। कहाँ किया जाएगा, बोले सर किशनगढ़ अजमेर में किया जाएगा भैया। प्रमुख नृत्यांगना कौन है जो याद रखनी है, वो विशेषकर फलकूबाई हो जाएंगी। और वर्तमान में ये आपके व्यावसायिक नृत्य की कैटेगरी में चला गया है। बोले सर नृत्य कैसे किया जाता है, ये बड़ी आसान सी बात है भाई साहब, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये आपकी एक महिला है, आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कौन है भैया, ये आपकी एक महिला हो जाएगी भाई, ठीक है। ये आपके कौन है भैया, जैसे मान लो कि ये आपकी एक महिला है भैया, बोलने में क्या ही जोर आता है, ठीक है ना। अब ये जो महिला है ये आपके इस नृत्य को करती है भैया, ये लो साहब, पढ़ाई कर लो नहीं तो ऐसी लुगाई मिलेगी, पहले ही बता रहा हूं मैं तुम्हें।
ठीक है ना। ये आपके कौन है भाई, ये एक महिला है, और ये महिला क्या करती है, ये महिला अपने सिर पर मटके रखती है। ये महिला क्या करेगी भाई, ये महिला अपने सिर पर मटके रखती है, ध्यान रखना। जैसे कि ये मटका रख लिया, मटका नंबर 1, मतलब चरी मान लो रे, चरी नंबर 2, चरी नंबर 3, चरी नंबर 4, चरी नंबर 5, चरी नंबर 6, चरी नंबर 7। कितनी चरी रख रही है भैया, सर पर 7 चरी रख रही है। ये कितनी, 7 चरी रखती हैं सिर के ऊपर। आई बात समझ में, टोटल कितनी चरी रखती है भैया, 7 चरी रखती है, ध्यान रख लेना। और जो ऊपर वाली जो चरी होती है, इस ऊपर वाली चरी में क्या निकलती रहती है, आपके आग निकलती रहती है। समझ में आ गई बात यहाँ पर। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग कि भाई पहली बात तो ये कि अगर मान लो कोई मेंस में लिखने वाला हो तो ये कितनी चरी रखनी है, सिर पर 7 चरी रखनी है। आई बात समझ में। और ऊपर वाली जो चरी है, इसके अंदर क्या किया जाता है, कपास के बीजों को जलाया जाता है। जो कपास के जो बीज होते हैं ना, उन कपास के बीजों को जलाया जाता है, ध्यान रखना, कपास के बीजों को जलाया जाता है। समझ गए बात को। ऊपर वाली चरी के अंदर कपास के बीजों को क्या किया जाएगा भाई, तो ऊपर वाली चरी में आपके कपास के बीजों को जलाया जाएगा। ये बात अच्छे से याद होनी चाहिए भैया। कोई दिक्कत इसके अंदर? हाँ जी भाई साहब। तो ये जरूर याद रखना आप लोग कि ऊपर वाली चरी में आपके क्या किया जाता है भाई, कपास के बीजों को जलाया जाता है। समझ गए मेरी बात को? चलिए साहब, हाँ जी। तो इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भैया। हाँ बताओ, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। नोट कर लो ये तो अब आप लोग। ठीक है ना। हाँ चलिए बोलो, कोई दिक्कत इसके अंदर? कालबेलिया नृत्य को 2000, हाँ बिल्कुल साहब। हाँ तो ये आपके कौन सा नृत्य हो जाता है, ये आपके चरी नृत्य की बात कंप्लीट हो जाती है। और ये जितने भी मैंने व्यावसायिक नृत्य थे ना, वो सारे के सारे व्यावसायिक नृत्य भी मैंने क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। एक बार से आप एक बार फिर से नोट कर लो इसको अच्छे से। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना भैया, ठीक है ना। हाँ जी, कोई भी दिक्कत हो तो बता देना भाई। हाँ जी, देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ। इन चारों नृत्य जो मैंने आपको बताए थे ना, इनमें अगर आपसे पूछे कि सबसे आकर्षक नृत्य कौन सा है, ठीक है ना, तो ये शंकरीय याद रखना आप लोग। कालबेलिया जाति के जितने भी नृत्य हैं ना, उनमें आपसे पूछे कि सबसे आकर्षक नृत्य कौन सा है, तो सबसे आकर्षक नृत्य आपके यही हो जाएगा। कौन सा वाला? शंकरिया। ये आपके सबसे आकर्षक माना जाता है। हाँ जी, हाँ ऐसी लुगाई से तो अच्छा है कि हम बिना, हाँ चलिए साहब, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये अपने आज व्यावसायिक नृत्यों की बात को अपन खत्म करते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे भैया अपन, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।